हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीपैट डिस्कशन सेंटर। जी हाँ, हम इस सीरीज में पूरे आपके थ्योरी पोर्शंस कवर कर रहे हैं। हर एक पॉइंट, हर एक टॉपिक्स को आपको यहाँ पर डिटेल तरीके से बताएंगे, इजी लैंग्वेज में आपको समझाएंगे। जैसे आपका एग्ज़ाम या जैसे आपका ये सिलेबस का पैटर्न है, आपका डिप्लोमा का जैसा सिलेबस है, सेम उसी सिलेबस उसी पैटर्न में हर एक टॉपिक्स यहाँ पर कवर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आपने बाकी सारे सब्जेक्ट्स के भी वीडियो देखे ही होंगे जरूर से। और ये आपका सेकेंड ईयर में थेरापेटिक्स का रहेगा। इसका शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 1 से, जिसमें हमें इंट्रोडक्शन पार्ट इसका देखना है। और इसके बाद आगे बढ़ते हुए जब चैप्टर 2 में पहुंचेंगे तो वहां पर हमें मेनली डिजीज़ ओरिएंटेड हमें यहाँ पर पढ़ना है कि किसी डिजीज़ का पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है, उसका रीज़न क्या हो रहा है, उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, और ऐसे ही करके उन पूरे टॉपिक्स को भी हमें आगे बढ़कर कवर करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले वीडियो से, जिसमें चैप्टर 1 देखना है और कौन कौन से पॉइंट्स इसमें आपको देख लेना है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। इंट्रोडक्शन देखना है, रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन क्या होते हैं, एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट क्या होता है, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस जिसे एसटीजी के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इसके इंट्रोडक्शन पोर्शन में, जिसमें हमें फार्माकोथेरेपेटिक्स का डेफिनेशन देखना है। चलिए, फार्माकोथेरेपेटिक्स क्या होता है, या सिंपली हम इसे अगर लैंग्वेजली अगर मैं बताऊं तो किस लैंग्वेज में या किस वर्ड्स में हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, तो क्या आ रहा है हमारे लिए। फार्माकोथेरेपेटिक्स देखिएगा, ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें हमें क्या चेक करना है, ये देखना है हमें कि हम किसी भी डिजीज़ के बारे में अगर बात करते हैं तो उस डिजीज़ का सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखना है कि डिजीज़ है क्या, किस तरीके का इफेक्ट शो कर रहा है, कौन सी परेशानी आ रही है। फिर देखेंगे कि इसके पीछे का रीज़न क्या है, किस कारण से डिजीज़ हो रहा है। जैसे अगर मैं मलेरिया की बात करूं, मलेरिया किसके कारण हो रहा है, मस्कीटो बाइट के कारण हो रहा है, ठीक है। फिर हमें यह देखना है कि इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हो रहे हैं। अगर हमें कोई सा डिजीज़ हुआ है तो वो किस तरीके के साइन सिम्टम हमें शो करते हैं। फीवर करवा रहा है, बुखार आ रहा है, सर्दी आ रहा है, हाथ पैर में दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है, वोमिटिंग हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने हैं साइन एंड सिम्टम्स में। फिर साथ ही साथ हम इसके मैकेनिज्म को पढ़ते हैं, यानी इसके इटियोपैथोजेनेसिस को पढ़ते हैं कि कौन सा मैकेनिज्म है, इसके पीछे क्या मैकेनिज्म है। जैसे अगर मलेरिया की मैं बात करता हूं तो यहाँ पर मलेरिया के जो 3 साइकिल चल रहे हैं, इसे हमें यहाँ पर पढ़ना है। एक्सोएरिथ्रोसाइटिक, प्री एरिथ्रोसाइटिक, हेपेटोसाइटिक, ये तीनों साइकिल्स को हमें यहाँ पर पढ़ना है। इट मीन्स इसके पैथोफिजियोलॉजी को आपको पढ़ना है, जिसे इटियोपैथोजेनेसिस के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर आपका कंप्लीट उसका मैकेनिज्म आ जाएगा कि डिजीज़ के पीछे होने का पाथवे क्या है, मैकेनिज्म क्या है। और इसके बाद हमें पढ़ना है इसके डायग्नोसिस के बारे में कि हम कैसे करके इसे डायग्नोस करें। डायग्नोसिस ही एक प्री ट्रीटमेंट होता है, तो पहले ट्रीटमेंट के पहले हमें डायग्नोसिस पर देखना है। और इसके बाद एट लास्ट हम पहुंचेंगे इसके ट्रीटमेंट पोर्शन पर। इट मीन्स आपका एक पूरा का पूरा डिजीज़ यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है कि उसका इंट्रोडक्शन पोर्शन से लेके, उसका रीज़न से लेके, उसका मैकेनिज्म होते हुए लास्ट में हम उसके डायग्नोसिस कंप्लीट करते उसके ट्रीटमेंट तक पहुँच रहे हैं। ट्रीटमेंट भी हमारे पास यहाँ पर 2 तरीके का होगा। पहला आ जाएगा आपका जिसमें मेडिसिन का यूज़ नहीं किया जाएगा, नॉन क्लिनिकल ट्रीटमेंट, और दूसरा आ जाएगा क्लिनिकल ट्रीटमेंट। जैसे अगर अस्थमा की बात करें, हाइपरटेंशन की बात करें, इन्हें हम मेडिसिन के साथ ठीक कर सकते हैं, विदाउट मेडिसिन भी हम कुछ हद तक इन्हें ठीक कर सकते हैं या कंट्रोल में ला सकते हैं। जैसे अस्थमा की बात करते हैं तो हमें डस्ट वाले एरिया से, पॉल्यूटेड वाले एरिया से दूर रहना है। हमें जिन चीज़ें हमें ट्रिगर करती हैं, जो चीज़ें हमें ट्रिगर कर रही हैं, इन सब चीज़ों से हमें दूर रहना है। हाइपरटेंशन की बात करते हैं तो हाइपरटेंशन में हमें अपने डाइट पर प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है। ये सारे प्रिकॉशंस आते हैं आपके अगर क्लिनिकल प्री क्लिनिकल ट्रीटमेंट की मैं बात करता हूँ। चलिए, तो यही आपका मेनली आ जाएगा फार्माकोथेरेपेटिक्स। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, फार्माकोथेरेपेटिक्स में हमें यहाँ पर मेडिसिन पर ध्यान देना है कि कोई से हमारे डिजीज़ हैं
जैसे हमने इसे बेसिकली क्या पढ़ना है कि कौन सा डिजीज है, क्या रिएक्शन, इसके सारे पैथोफिजियोलॉजी हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ इसके ट्रीटमेंट के लिए कौन से मेडिसिन को हमें यहाँ पर यूज़ करना है, ये हमारा मेन मोटो आ जाएगा। ठीक है, इंडिकेशन फॉर गिविंग अ ड्रग, कैसे आपको ड्रग देना है, किस डोज में देना है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फार्माकोथेरेपेटिक्स में पढ़ने को मिल जाएंगी। अब बात करते हैं स्कोप के बारे में। अगर हमने फार्माकोथेरेपेटिक्स पढ़ा या अगर किसी स्टूडेंट ने फार्माकोथेरेपेटिक्स पढ़ा या फार्माकोथेरेपेटिक्स पढ़ाने का इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसके पीछे का एम क्या है, स्टूडेंट्स को किस चीज़ के लिए अवेयर करना, तो सिंपली समझ लीजिए कि उस डिजीज़ के बारे में अवेयर करना, ठीक है, उसके मैकेनिज्म के बारे में अवेयर करना, उसके रीज़न के बारे में अवेयर करना, उससे उसके प्रिकॉशंस के बारे में अवेयर करना और उसमें कौन से मेडिसिन दिया जा रहा है इसके बारे में। तो आपका पैथोफिजियोलॉजी आ रहा है, ठीक है, थेरेपेटिक्स ऑफ वेरियस डिजीजेस, ठीक है, ये सारे आ रहे हैं। साथ ही साथ अंडरस्टैंड द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कॉमन डिजीज एंड देयर मैनेजमेंट, जो मैंने आपको बताया था कि इनके मैनेजमेंट को भी हमें देखना है, मैनेजमेंट या बोल सकें इसके ट्रीटमेंट को भी हमें देखना है। तो मेनली इसका स्कोप क्या हो गया, अगर थेरेपेटिक्स हम पढ़ा रहे हैं तो इसका पीछे का रीज़न क्या हो रहा है कि हम बच्चों में डिजीज़ का थेरेपेटिक या डिजीज़ का पैथोफिजियोलॉजी उन्हें बताएं, साथ ही साथ उसके प्रिकॉशन बताएं और उसका मैनेजमेंट हम उन्हें बता सकें। तो ये इनके मेन मोटो आ जाएंगे। साथ ही साथ देखिए पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सिलेक्टेड डिजीज़, जी हाँ, उन सिलेक्टेड डिजीज के लिए पैथोफिजियोलॉजी आ रहा है। थेरेपेटिक अप्रोच टू मैनेज दिस डिजीज, उनका मैनेजमेंट भी यहाँ पर आ जाएगा। और साथ ही साथ क्या बताया था मैंने आपको, दिस इज द इंडिकेशन ऑफ गिविंग अ ड्रग, इसे भी हमें पढ़ना है, हमें ड्रग के बारे में पढ़ना है, हमें डिजीज के बारे में पढ़ना है। पहले डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, डिजीज क्या है, कैसा है, उसके बाद उसके मैनेजमेंट में हमें ड्रग थेरेपी भी पढ़नी है। ठीक है, तो ड्रग थेरेपी एंड मॉनिटरिंग थेरेपी, ये सारी चीज़ें आपकी आ रही हैं। और इसके साथ साथ अगर हमने कोई सा ड्रग दिया और उसमें किसी तरीके का एडवर्स इफेक्ट आ रहा है तो ये सारी चीज़ें भी हमें कवर करनी है फार्माकोथेरेपेटिक्स के अंतर्गत। तो क्लियर है, सिंपली आपको यही समझना है कि किसी ड्रग के, किसी डिजीज़ के बारे में हमें हर एक पॉइंट यहाँ पर कवर अप कर लेना है, इसके मैनेजमेंट, इसके ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग द मेडिसिन्स के साथ भी हमें, जब अगर इसका कंप्लीट स्टडी करते हैं तब इसे बोला जाएगा फार्माकोथेरेपेटिक्स। क्लियर है, और ये चीज़ें आपकी बेसिक है, यही चीज़ें आपको फार्माकोलॉजी में भी हेल्प करेंगे। अगर आपने फार्माकोलॉजी में अच्छे तरीके से ड्रग क्लासिफिकेशन पढ़ा तो यहाँ पर जितने भी डिजीज़ आ रहे हैं इनके मैनेजमेंट में आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने मैकेनिज्म, अगर आपने ड्रग क्लासिफिकेशन अच्छे तरीके से ध्यान दिया है अपने केरीटी की बुक से, तो यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर यही सारी चीज़ें आएंगी। और क्वेश्चन भी यहाँ से बहुत इजी आते हैं। हाइपरटेंशन में यूज़ होने वाले 2-4 ड्रग्स के नाम बताइए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो वो हमने केरीटी में अच्छे तरीके से पढ़ा है, डायूरेटिक्स हमने पढ़ा है, ठीक है, यहाँ पर लूप डायूरेटिक्स हमने पढ़ा है, ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स पढ़ा है, वो सारे आपके यहाँ पर आ जाएंगे। एसी इनहिबिटर, जितने भी हमारे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग हैं, ये सारे आप यहाँ पर इंक्लूड करके लिख सकते हैं। तो आपको बस अपने मैकेनिज्म, अपने ड्रग क्लासिफिकेशन को अच्छे से देखना है, अगर आप यहाँ के मैनेजमेंट पार्ट को स्किप करना चाहते हैं। अगला देख लेते हैं, क्या रहा है, रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। रेशनल यूज का मतलब क्या समझते हैं कि रेशनल मतलब क्या समझिएगा, मीन्स द प्रिस्क्राइबिंग द राइट मेडिसिन, ठीक है, राइट मेडिसिन फॉर द राइट ड्यूरेशन ऑफ टाइम और एट अ एप्रोप्रिएट डोज। इट मीन्स क्या हो रहा है, रेशनल एक कंडीशन को हम बोल सकते हैं जिस कंडीशन में हम पेशेंट को एक परफेक्ट मेडिकेशन करते हैं, जिसमें मेडिसिन का डोज एप्रोप्रिएट रहना चाहिए, ठीक है, प्रिस्क्राइबिंग डायरेक्शन बिल्कुल सही होना चाहिए, सफिशिएंट टाइम ऑफ ड्यूरेशन होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एट लो कॉस्ट। इट मीन्स क्या हो रहा है, रेशनल यूज के अंतर्गत हमें पेशेंट को उसके अफोर्डेबल, जितने में वो अफोर्ड कर सकता है, जिस अमाउंट पे पेशेंट ड्रग अफोर्ड कर सकता है, या बोला जाए कि उस ड्रग का सबसे लोएस्ट प्राइस,
किसी भी ड्रग को सबसे लोएस्ट प्राइस में हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट तक पहुंचाना है, एक एप्रोप्रिएट डोज के साथ, एक एप्रोप्रिएट डायरेक्शन के साथ, एक सफिशिएंट टाइम ड्यूरेशन के साथ, ताकि उसे एक डिजायरेबल इफेक्ट देखने को मिले और डिजीज से उसे जल्दी से रिकवरी मिल सके। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। यही सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। और ये सबसे पहले कम्युनिटी यहाँ पर WHO ने 1985 में ही इसका स्टार्टिंग किया था। ठीक है, इसके अगर ऑब्जेक्टिव्स की मैं बात करता हूं तो रेशनल यूज़ हमें देने का ज़रूरत क्या पड़ रहा है, या अगर हम ये कर रहे हैं तो इससे हमारे पेशेंट को, हमारे पीपल्स को, पॉपुलेशन को क्या बेनिफिट मिल रही है। तो पहली बात आ जाएगी आपकी राइट एंड करेक्ट ड्रग्स मिल रहे हैं। जी हाँ, एप्रोप्रिएट एंड राइट इंडिकेशंस ड्रग्स का, राइट ड्रग कॉन्टेनिंग एफिकेसी, सेफ्टी, सुटेबिलिटी फॉर द पेशेंट एंड द कॉस्ट। ठीक है, लोएस्ट कॉस्ट में हम उन्हें हाईली एफिशिएंसी वाले यानी जिन ऐसे ड्रग्स दे रहे हैं जिनका एफिकेसी ज़्यादा रहे, जो हमारे बॉडी के लिए सेफ हैं, ठीक है, और सूटेबल भी हैं। ऐसे मेडिसिन्स हमें लो कॉस्ट में पेशेंट को प्रोवाइड करना है। यही हमारा मेन मोटो आ जाएगा रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन्स का। राइट डोजेज, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ड्यूरेशन, सेम वही चीज़ें आ गई आपकी। राइट डिस्पेंसिंग इंक्लूडिंग अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन फॉर द पेशेंट। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन में। नेक्स्ट बात करते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन क्या होते हैं? एविडेंस का मतलब क्या समझते हैं? अगर आपने ये समझ लिया तो एविडेंस बेस्ड आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। एविडेंस मतलब क्या होता है? गवाह। ठीक है, गवाह मतलब अगर आपने मूवी देखा होगा बहुत सारे हाई कोर्ट, अगर कहीं पे ऐसा कोर्ट में कोई न्याय चल रहा है, कोई अगर केस चल रहा है, वहाँ पर ये आता है। एविडेंस चीज़ें आपको बहुत देखने को मिलती हैं। वो आप जज बोलते हैं कि आप एविडेंस ला कर दीजिए, तब जाकर आपकी बात को माना जाएगा। तो यही सारी चीज़ें एविडेंस। एविडेंस, अब यहाँ पर एविडेंस बेस्ड मेडिसिन मतलब क्या समझते हैं? ऐसे मेडिसिन जिसके लिए एक आधार है, जिसके पास एक एविडेंस है। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं? यहाँ पर हमें ऐसे मेडिसिन को यूज करना है जो क्लिनिकली प्रूव्ड रहें, जो क्लिनिकली हमारे लिए सेफ रहें। ठीक है, जिनका सेफ्टी इंडेक्स ज़्यादा रहे, क्लिनिकली ये सेफ रहें, ऐसे ड्रग्स को बोला जाएगा एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। ठीक है, और इनका देखिए क्या हो रहा है, पेशेंट केयर रिसर्च, ठीक है, यहाँ पर और एक अच्छा रिजल्ट रहे। अगर क्लिनिकल रिसर्च की बात करें, पेशेंट केयर रिसर्च की बात करते हैं, तो इनका रिजल्ट अच्छा होना चाहिए ताकि हम इसे आसानी से यूज़ कर सकें और ये किसी तरीके का टॉक्सिक इफेक्ट हमें ना दे। इट मीन्स सेफ्टी यहाँ पर ज़्यादा रहनी चाहिए ऐसी मेडिसिन की। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं, देखिए इसे यूज करने के पीछे का रीजन क्या हो रहा है। मिनिमाइज द एरर एंड ऑप्टिमाइज द क्वालिटी इन पेशेंट केयर। ठीक है, पेशेंट केयर बढ़ रहा है। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है, प्रोवाइड ऑल ग्रुप्स विथ अ रिगरियस एंड एक्सेप्टेबल फ्रेमवर्क। ठीक है, एक्सेप्टेबल फ्रेमवर्क में ताकि सारे हेल्थ केयर वर्कर्स किसी भी फील्ड से रहें, किसी भी तरीके के रहें, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, वो आसानी से इन मेडिसिन को यूज कर सकें। तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी आपकी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। बस आपको इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसे मेडिसिन हम यहाँ पर बेसिकली यूज़ करेंगे जो हमारे बॉडी के लिए सेफ रहें, जिनकी सेफ्टी इंडेक्स ज़्यादा रहे, और यहाँ पर भी हमें मिनिमम कॉस्ट पर पेशेंट को ये मेडिसिन प्रोवाइड करनी है ताकि लार्ज ऑफ द पॉपुलेशन इस मेडिसिन को एक्सेप्ट कर सके। अगला बात करते हैं एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। आपने बहुत सी जगहों में ये देखा होगा एसेंशियल मेडिसिन क्या होते हैं। एसेंशियल मेडिसिन, ऑर्फेन मेडिसिन्स, ये आप जनरल फार्माकोलॉजी के सबसे पहले वाले पोर्शन में आपको देखने मिल जाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट क्या होता है? एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट समझिएगा। एसेंशियल मतलब क्या हो रहा है? जरूरी, जरूरत। ठीक है, तो इसके अंतर्गत ऐसे मेडिसिन आ जाएंगे जो हमेशा हर अवेलेबल अवेलेबल होना चाहिए। देखिए इस लाइन को ध्यान रखिएगा, दे शुड बी अवेलेबल एट ऑल टाइम इन अप्रोप्रिएट अमाउंट एंड इन अप्रोप्रिएट डोजेज फॉर्म। ठीक है, इसके अंतर्गत कोई भी कंट्री एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट बनाती है जिसके अंतर्गत ऐसे मेडिसिन को रखा जाता है जो हमेशा प्रेजेंट रहे हमारे लिए, और
ऐसे मेडिसिन जो हमेशा रेगुलर बेसिस पर यूज हो रहे हैं, और साथ ही साथ इनका क्वांटिटी कभी कम नहीं होना चाहिए। मतलब इसमें आपके रेयर मेडिसिन नहीं आएंगे, ऐसे मेडिसिन जो लार्ज अमाउंट पर या आसानी से बनाए जा सकें। जैसे बहुत सारे एंटीबायोटिक्स की मैं बात करता हूँ, बहुत सारे अगर मैं एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स की बात करूँ, या बहुत सारे अगर मैं इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की बात करता हूँ या बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की बात करता हूँ, तो इन्हें प्रिपेयर करने में ज़्यादा समय लगता है। साथ ही साथ इनका प्रिपरेशन भी हाईली कॉस्टेबल रहता है, और समय ड्यूरेशन, मेनली टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा लेता है। क्लिनिकल रिसर्च भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा लगती है। मेनली अगर वैक्सीन की बात कर लें तो वैक्सीन या ऐसे जितने भी आपके आएंगे, इन्हें प्रिपेयर करने में ज़्यादा समय लगता है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल मेडिसिन। तो जितने हमारे नॉर्मल, जैसे अगर मैं पैरासीटामोल की बात करूं, या सिंपली हमारे फीवर में आ रहा है या कोल्ड में आने वाली मेडिसिन हैं, हेडेक वाले मेडिसिन हैं, इन सभी को बनाना बहुत आसान है, और ये इन्हें बनाने के लिए कोई खास ज़्यादा समय नहीं लगता। तो ऐसे मेडिसिन्स होने चाहिए, क्योंकि ऐसे मेडिसिन जिनका क्वांटिटी सफिशिएंट है। अगर हमारे पास वैक्सीन की बात करूं तो उसे बनाने में बहुत समय लगेगा, तो एक समय के बाद ऐसा हो सकता है कि हमारे पास प्रोडक्शन कम हो गया है, लेकिन प्रोडक्शन तो एक हिसाब से मानकर चलिए लिमिटेड है, लेकिन यहाँ पर जो यूजेज है, यूज़ बढ़ गया। जैसे अभी कोविड हुआ था, तो कोविड के समय में क्या हुआ, मेडिसिन का शॉर्टेज पड़ गया, क्योंकि पहले से किसी को नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। तो सेम उसी स्केल पे मेडिसिन का प्रिपरेशन हो रहा था। मानकर चलिए अगर एक दिन में 1000 वैक्सीन आपके बन रहे हैं, एक दिन में अगर 1000 वैक्सीन के डोजेज फॉर्म्स अगर आपके पास कोई सी कंपनी बना रही है, और यही इनके रेगुलर आउटपुट है, एक दिन में 1000 इनका मैक्सिमम लिमिट है, अब ये बना रहे हैं। अब जैसे एकाएक वैक्सीन ये कोरोना आ गया, तो कोविड आने के कारण क्या हुआ, अब इसका डिमांड बढ़ गया, ठीक है, इसका यूसेज बढ़ गया। बनाने को तो ये 1000 बना रहे, लेकिन दिन में आपके केस कितने आ गए, 50,000। अब यहाँ पर यूज़ हो गए, जो पहले के स्टॉक थे चलिए वो तो यूज़ हो गए, लेकिन एक समय के बाद तो ऐसा आएगा ना कि इनका 1000 जो है, अब ये 1000 भले ही बना रहे, लेकिन फिर भी शॉर्टेज हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ गए। तो ऐसे मेडिसिन एसेंशियल में नहीं आएंगे, ठीक है। ऐसे मेडिसिन आएंगे जो जिनका कभी शॉर्टेज हो ही नहीं सकता, ठीक है, ये आ जाएंगे, हमेशा अवेलेबल होने चाहिए। और इसे पब्लिश करने के लिए, इस एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट को पब्लिश करने वाला है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, और सबसे पहला इसने लिस्ट और रिलीज किया था 1977 में, ठीक है, 1977, और इसके साथ बहुत सारे और दूसरे कंट्रीज भी मिलकर इस लिस्ट को प्रिपेयर करते हैं। साथ ही साथ हर 5 साल में इसे अपडेट किया जाता है, ध्यान रखना है। सबसे पहला लिस्ट आया था कब, तो 1977, और हर 5 साल में इसमें एडिशन किए जाते हैं या मॉडिफिकेशन किए जाते हैं। साथ ही साथ एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट फॉर द चिल्ड्रन, ये ध्यान रखना है, फर्स्ट एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट फॉर द चिल्ड्रन, ये कब पब्लिश किया गया था, 2007 में। किसके द्वारा, तो WHO के द्वारा, ठीक है, 1977 में सबसे पहला, और अगर मैं चिल्ड्रन की बात करूं तो कब हो जाएगा, 2007, ठीक है। चलिए, ये आ जाएंगे आपके एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। अब इसके बाद हमें नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन देखना है, ठीक है। नेशनल लिस्ट का मतलब क्या समझते हैं, यहाँ थोड़ा आपको ध्यान रखना है। एसेंशियल आपने पढ़ा, ठीक है, एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट आपने पढ़ा, और अभी आ रहा है नेशनल। यहाँ पर दोनों में अंतर क्या रहेगा, जो आपका एसेंशियल है यहाँ इसे कौन रिलीज कर रहा था, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इट मीन्स यहाँ पर वर्ल्ड वाइड पर हम मेडिसिन को देखेंगे। यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, पूरे वर्ल्ड वाइड की बात करेंगे, पूरे संसार की बात करेंगे। यहाँ पर एक नहीं अनेकों यहाँ पर आपके कंट्रीज आ सकते हैं। बट नेशनल की बात करें, नेशनल इट मीन्स इंडिविजुअल किसी एक ही कंट्री के लिए डेडिकेटेड रहेगा। फॉर एन एग्जांपल, जैसे इंडिया की बात करूं तो इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है, जिसे MOHFW बोला जाता है, ठीक है, ये इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये हम हर समय ये एक लिस्ट निकाले, जिसे हम बोल सकते हैं कि नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन इन इंडिया।
इंडिया में कौन कौन से एसेंशियल मेडिसिन्स हैं, अवेलेबल हैं, इनका लिस्ट निकालने का काम रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया में बेसिस रहेगा, यहाँ इसका किसी दूसरे कंट्री से कोई लेन देन नहीं रहेगा, सिर्फ इंडिया पर ही बेसिस रहेगा। और एसेंशियल की बात करें तो वो वर्ल्ड वाइड पर हो रहा है, तो सारे कंट्रीज पर वो डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इंडिया में एसेंशियल मेडिसिन कौन कौन से प्रेजेंट हैं, इनका लिस्ट, इसे बोला जाएगा नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। और इस लिस्ट को आपको ध्यान रखना है, इस चार्ट को आपको ध्यान रखना है कि किस समय, किस ईयर में कौन सा लिस्ट आया था और उसमें कितने मेडिसिन थे। सबसे पहला लिस्ट आया है 1996 में। ठीक है, 1996 में सबसे पहला लिस्ट आया इंडिया के द्वारा, और इसमें कितने मेडिसिन थे, तो 279 मेडिसिन। फिर सेकंड लिस्ट कब आया, 2023 में, और इस लिस्ट में 354 मेडिसिन थे। 2011 में आपके 348 मेडिसिन आ गए, एंड 2018 इसमें कितने मेडिसिन आ गए, यहाँ इस समय जो लिस्ट निकाला गया इसमें 851 मेडिसिन इंक्लूड किए गए हैं, जिसमें से 4 मेडिकल डिवाइस भी इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको देखते हुए चलना है, इंपॉर्टेंट यहीं से बन सकता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन का मतलब क्या समझते हैं, एक हिसाब का ट्रीटमेंट गाइडलाइन ही है, एक हिसाब का ट्रीटमेंट थेरेपी है, ट्रीटमेंट प्रोसीजर है, लेकिन यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये समझिएगा, जितने भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, जितने हमारे प्रिस्क्राइबर हैं, जितने प्रैक्टिशनर हैं, उन्हें एक प्रॉपर ट्रेनिंग देना, उन्हें एक प्रॉपर प्रोटोकॉल में चलाना कि अगर आपको सामने किसी तरीके का डिजीज़ आ रहा है तो आप इसको किस तरीके से ट्रीट करेंगे, विथ कैसे ट्रीट करेंगे, और साथ ही साथ एक स्टैंडर्ड लिमिट, एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आपको किस तरीके से किसी डिजीज़ को ट्रीट करना है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस के अंतर्गत। ठीक है, तो इसमें मेनली हमारे जितने प्रेस्क्राइबर हैं, जितने प्रैक्टिशनर हैं, इन्हें ट्रेनिंग दिया जाएगा इन मेकिंग डिसीजन, ये आ जाएंगे। साथ ही साथ पर्टिकुलरली इन डेवलपिंग कंट्रीज़, क्योंकि एक नहीं बहुत सारे कंट्रीज़ में हेल्थ सिस्टम को कैसे डेवलप करना है, रिसोर्सेस को कैसे बढ़ाना है, इन सारी चीज़ों पर ये आ जाएगा। साथ ही साथ इस लाइन को देख लेते हैं, द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन इज ए टूल टू असिस्ट एंड गाइड प्रिस्क्राइबर। ठीक है, जो हमारे प्रिस्क्राइबर हैं उन्हें गाइड कर रहा है, उन्हें गाइड करना, जितने डॉक्टर्स आ रहे हैं, मेडिकल असिस्टेंट, इन सभी को, फार्मासिस्ट को, डिस्पेंसर एंड अदर हेल्थ केयर्स, इन्हें गाइड करना कि कैसे करके ये एक क्वालिटी केयर हमारे पेशेंट को दे सकते हैं। ठीक है, इट मीन्स आने वाले हेल्थ सिस्टम को कैसे करके इम्प्रूव किया जा सकता है। मेनली इनका काम रहेगा कि जितने भी हमारे प्रिस्क्राइबर हैं या जितने भी हमारे हेल्थ केयर वॉलंटियर्स हैं, उन सभी को ये गाइडलाइन देना, उन सभी को गाइड करना कि कैसे आप अपने पेशेंट को एक क्वालिटी केयर दे सकते हैं। ठीक है, कैसे करके इसके ट्रीटमेंट प्रोसीजर को और अच्छा कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सारी पॉइंट्स यहाँ पर आ जाएंगी। नेक्स्ट इनके एडवांटेज की बात करें, जी हाँ बिल्कुल इसमें तो एडवांटेज होगा ही, अगर हम इस पर काम कर रहे हैं, एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल पर अगर हम काम कर रहे हैं तो बिल्कुल हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पर आपको 4 पॉइंट पर देखना है। ठीक है, एसटीजी पेशेंट के लिए कैसे हेल्पफुल है, एसटीजी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए कैसे है, सप्लाई मैनेजर्स एंड हेल्थ केयर पॉलिसी मेकर्स, इन सभी के लिए कैसे कैसे ये बेनिफिशियल हो सकता है। तो सिंपली जब हम पेशेंट की बात करें, पेशेंट को क्या मिल रहा है, यहाँ पर हम क्वालिटी केयर इन्हें दे रहे हैं, तो आपका मिल जाएगा क्वालिटी केयर इन्हें मिल रहा है। साथ ही साथ इसके पीछे का ये भी एक मोटो रहेगा कि हमें कम से कम दाम पर, ध्यान रखिएगा, एट लोएस्ट कॉस्ट हमें हमारे पेशेंट को एक क्वालिटी केयर देना है, ऐसे मेडिसिन देना है जो उसे तुरंत ही रिलीव करें, और उसके लिए ये इनका चार्जेस भी इनके लिए कम रहे ताकि आसानी से इन्हें अफोर्ड कर सके। तो यही सारी चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पर। पहला, पेशेंट के लिए क्या बेनिफिट हो रहा है, मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्टिमल थेरेपी इज प्रोवाइडेड। जी हाँ,
बेटर कॉम्प्लियंस थ्रू कंसिस्टेंसी अमॉन्ग द प्रिस्क्राइबर, बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पर कन्वर्सेशन भी हमें सुधारना ही, ये सारी बातें भी हमें करना है, एक क्वालिटी केयर प्रोवाइड करना है। इंप्रूवमेंट इन अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग्स, बिल्कुल। ओवरऑल बेटर क्वालिटी ऑफ द केयर, ठीक है, बेटर क्वालिटी केयर के लिए ये सारी चीज़ें पेशेंट को बेनिफिशियल रहेंगी। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को किस तरीके से काम, इन्हें इनके लिए कैसे हेल्पफुल रहेगा, तो प्रोवाइड द स्टैंडर्डाइज्ड गाइडेंस टू प्रैक्टिशनर्स, ठीक है, एक उन्हें स्टैंडर्डाइज्ड एक गाइडलाइन उन्हें प्रोवाइड करना है प्रैक्टिशनर्स को, कैसे करके आपको किसी डिजीज के लिए, किसी ऐसे पेशेंट के लिए आपको यहाँ पर वर्क करना है, कैसे आपको प्रैक्टिस करना है, कैसे आपको अपने प्रोसीजर्स फॉलो करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इन्हें के लिए हेल्प रहेंगी। साथ ही साथ सप्लाई मैनेजर जो मेडिसिन को सप्लाई कर रहे हैं, इनके लिए कैसा हेल्पफुल हो सकता है, देखिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेडिसिन टू बी अवेलेबल फॉर द मोस्ट कॉमन ट्रीटेड प्रॉब्लम्स, ठीक है, कौन कौन से हमारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, डिजीज आ रहे हैं, और उसके लिए कौन कौन से मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल हैं, इसे आइडेंटिफाई करना। साथ ही साथ अगर कहीं पर शॉर्टेज हो रहा है, ठीक है, अगर कहीं पर डिमांड बढ़ रहा है किसी ड्रग का, तो उसे पहले ही बता देना, ठीक है, फॉरकास्टिंग उसे पहले ही बता देना कि हमारे पास इस मेडिसिन का कमी हो रहा है, ताकि अगर पहले बता देंगे तो वो अपने प्रोडक्शन के क्वांटिटी को और बढ़ा सकते हैं, ठीक है, तो इससे शॉर्टेज की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगला देखते हैं हेल्थ केयर पॉलिसी मेकर्स, इन्हें किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, तो हेल्थ, क्योंकि पॉलिसी मेकर्स, ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट स्कीम चलते हैं, बहुत सारे ऐसे हेल्थ केयर स्कीम्स चलते हैं, तो इसके अंतर्गत हम हेल्थ केयर स्कीम्स चलाकर भी हमारे पेशेंट को एक अच्छा केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, क्विक उन्हें केयर हम प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट स्कीम चलते हैं, आयुष्मान भारत योजना हो रहा है, या अगर हम बात करें जो हमारे विलेज में रहने वाले पॉपुलेशन हैं, वहाँ तक मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं पहुँच पाती, तो इसके लिए मोबाइल यूनिट भी चलाया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें फार्मासिस्ट, डॉक्टर्स और इसके साथ पूरी फार्मेसी की टीम जाती है और जाकर उनके विलेज में जाकर उन्हें वो यहाँ पर केयर प्रोवाइड करवाती है, ताकि उन्हें भी इन सारी डिजीज़ों से बचाया जा सके, इन सारी बीमारियों से बचाया जा सके, तो इन सभी चीज़ों के लिए भी यहाँ पर हेल्पफुल हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं कि कैसे आपको क्वेश्चन यहाँ इस चैप्टर से निकल कर आ सकते हैं, तो बहुत ही इजी टाइप के थे और ऐसे इजी ही क्वेश्चन निकलेंगे। सिंपली आपको एक कॉन्सेप्चुअली इसे कहानी तरीके से आपको समझना है, बस नॉर्मल सी चीज़ें हैं, जनरल सी चीज़ें हैं, कॉमन सेंस अगर आप लगाएंगे तो आसानी से यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पहली बात करें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, तो डिफाइन रेशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन, ठीक है, जो मैंने आपको बताया रेशनल यूज़ का मतलब क्या हो रहा है कि हमें कम से कम दाम पर, मिनिमम कॉस्ट पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा मेडिसिन हमारे पेशेंट को प्रोवाइड करना है। एडवांटेज ऑफ स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन, जो अभी जस्ट लास्ट वाली स्लाइड में हमने देखा है, इसके सारे एडवांटेजेस को बताइए, पेशेंट के लिए कैसे बेनिफिशियल हो रहे हैं, प्रिस्क्राइबर्स के लिए कैसे बेनिफिशियल हो रहे हैं, सप्लाई मैनेजर्स के लिए कैसे हो रहे हैं, और पॉलिसी मेकर्स के लिए कैसे ये हेल्पफुल हो सकता है, ये बताइएगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, स्कोप ऑफ फार्माकोथेरेपेटिक्स बताइए, स्कोप ऑफ फार्माकोथेरेपेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो हमें उस डिजीज़ के पूरा उस डिजीज़ का हमें पैथोफिजियोलॉजी समझना है, इसके मैकेनिज्म पढ़ना है, साथ ही साथ हमें उसका ट्रीटमेंट देखना है, उसके मैनेजमेंट को हमें देखना है कि कैसे हम इसे मैनेज कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर किसी तरीके का कोई ड्रग इंट्रैक्शन हो रहा है तो इसे हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखनी है। डिस्क्राइब द नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, बताइए नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, यहाँ पर आ जाएगा आपका इंडिया के बारे में बता दीजिएगा, जितने भी इसके 2003 में आए हैं, 2018 में आए हैं, ये सारे लिस्ट को आपको यहाँ पर बताते हुए चलना है। अगला बढ़ते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करूँ, ठीक है, 8 मार्क्स के लिए कैसे क्वेश्चन निकल सकते हैं, तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट एंड एडवांटेज ऑफ एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट, चलिए ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट्स को बताइए, इसके एडवांटेजेस को यहाँ पर बताना है। एक्सप्लेन अबाउट द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस, ठीक है, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस को भी यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से इसे समझाना है, तब जाकर आपको एक अच्छा खासा मार्क्स मिल सकता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके रहेंगे
चैप्टर 1 से। ऐसे ही आपको चीज़ों को और इजी तरीके से बनाते हुए चलना है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें प्रैक्टिस करें और अच्छे तरीके से इन्हें प्रिपेयर करते हुए चलें। मिलते हैं आप सभी से एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक पर। तब तक के लिए स्टूडेंट्स स्टे ट्यून्ड विथ GDC क्लासेस। थैंक यू ऑल।